दोस्तों, आज हम लोग सिद्ध करेंगे कि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या कैसे है। इस वीडियो को देखने के बाद ना ऐसे प्रश्न रूट तीन, रूट पाँच, रूट सात आप ना बहुत अच्छे से सीख जाएंगे और अच्छे से इसे कर लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मेरी गारंटी है कि आप इसे सिद्ध करना बहुत इजी वे में सीख जाएंगे और ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो तो आगे तक आप ज़रूर से देखें ताकि चीज़ों को आप सीख पाएँ। ठीक है, चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अपोजिट मान लेना है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो आपको इस संख्या को मान लेना है परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना रूट तीन एक परिमेय संख्या है। माना रूट तीन एक परिमेय संख्या। यहाँ पे अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय मानना है। देखिए, अपरिमेय सिद्ध करना है, उसका उल्टा मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो परिमेय संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रूट तीन बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे क्यों। क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग पी बटे क्यों के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पी बटे क्यों। यहाँ तक तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। देखिए, जैसे ही आपने इसे p बटे क्यू के रूप में लिखा, उसके जस्ट बाद आपको लिखना है। देखिए, आपको स्टेप याद रखना है। जैसे ही आपने रूट तीन को p बटे क्यू के रूप में लिख के आ गया लेके, उसके बाद आपको काम करना है कि इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, वर्ग कर देना है। यानी इसे भी दो का भाग, मतलब दो का गुना कर देना है इसमें, और इसमें भी क्या करना है, दो का गुना कर देना है। दो का गुना कहने का मतलब कि इसके घात पे दो दे देना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब लिखेंगे कैसे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर आपको स्टेप याद रखने हैं और ऐसे ही चीज़ों को करते चलना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर आप, उसके बाद आपको इन दोनों पार्ट को नीचे उतार लेना है। उसके बाद आपको इसमें कर देना है दो का वर्ग। तो वर्ग ऐसे होता है। ठीक है, घात आपको दो दे देना है, इसे ही हम लोग कहते हैं वर्ग करना। ठीक है, तो आप इसे भी अच्छे से सीख पाए होंगे। हम आपको ना हर स्टेप को बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद इसे हम लोग आगे धीरे धीरे सॉल्व कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। रूट तीन का हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या होगा, देखिए रूट तीन का वर्ग करेंगे तो रूट तीन गुने रूट तीन। देखिए दो लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इस संख्या को दो बार गुना करना। तो ये हो जाएगा रूट नौ। और रूट नौ का वर्गमूल कितना होता है, तो आंसर है तीन। ठीक है, और बटे में हम लोग एक लिख लेंगे। तो इसका मान हम लोग लिखेंगे तीन बटे एक। राइट, बराबर है, हम लोग देंगे बराबर। अब देखिए यहाँ पे P और Q है, तो क्या करेंगे कि P को हम लोग स्क्वायर कर देंगे और Q का भी नीचे हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, जब इसका ये P बटे Q का वर्ग है तो इसका गुना दो बारी इसमें हो जाएगा। जैसे P का गुना P में होगा तो बनेगा P स्क्वायर, उसी प्रकार Q का गुना Q में होगा तो बनेगा Q स्क्वायर। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद अगला स्टेप में आपको क्या करना है, देखिए बहुत नॉर्मल होता है, सारी चीज़ों को ऐसे ही आपको करते चलना है। करना है कि आपको क्रॉस गुना कर लेना है, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो वो आप भी कर लेंगे। तो p का गुना एक के साथ करेंगे, सॉरी p स्क्वायर का, तो p स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में हम लोग क्या देंगे, q स्क्वायर, और तीन है तो ये हो जाएगा तीन q स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और काम करते हैं। उसके बाद आपको करना है कि ये क्या है, p है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। और देखिए बट्टे में क्या आने वाला है, ये जो है ना Q को आपको कर देना है अकेला। ठीक है, और यहाँ से आपको देखिए, आपको ना P पर फोकस करना है।
इस क्यू को जो नीचे रहेगा ना उसको अकेले करने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर 3 के साथ गुना में है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको क्या किया था, तो आंसर है हमने गुना किया था। तो ये अब कहाँ आएगा, बराबर के इस तरफ से इस तरफ लेके आएंगे तो ये चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 3 में, बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे अब इसी चीज़ को देख के कुछ लाइन लिखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि पी स्क्वायर के बट्टे में 3 है। चलिए हम लोग रफ में समझते हैं इसे, इसके कहने का क्या मतलब है। देखिए पी स्क्वायर के बट्टे में 3 है, ये हो जाएगा, मान लीजिए पहले हम लोग एक नॉर्मल सी चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए 9 के बट्टे में 3 है, तो सॉरी 9 का हम लोग 9 के स्क्वायर के बट्टे में 3 है, ठीक है। तो बात करें हम लोग, तो पहले हम लोग 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा आंसर कि 9 9 होता है 81 बट्टे में 3, और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 27 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि 9 का स्क्वायर 3 से कट रहा है, यानी विभाजित है। यदि हम लोग इस 9 का वर्ग हटा देते हैं तो 9 बटे हो जाएगा 3, तब भी इस 3 से ये 9 3 बार में डिवाइड है, यानी 9 क्या है, तो ऊपर है यानी p है, तो p स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो p यहाँ पे हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तब भी ये 3 से विभाजित होगा, होगा ना। हमने इसको समझा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे है क्या 6 है, ठीक है। बट्टे में हमने किया 3, काटा तो 2 बार में कट गया, और इसी 6 का हम लोग स्क्वायर करते हैं तब भी काटेंगे तो ये कटेगा 12, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर नहीं किया तब भी कटा, तो कहने का मतलब है कि 3 ऊपर नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कट जाती है, नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को काट देती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। आज चीज़ों को हमने यहाँ पे समझा। देखिए अब सीधा सीधा समझते हैं, बटे में है और ये बटे के ऊपर है, तो पी स्क्वायर के बटे में 3 है, तो हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी 3 से विभाज्य होगा। अब 3 से ही विभाज्य हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका सह अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो p भी 3 से विभाज्य होगा, अतः p का एक सह अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। p का होगा 3, तो इसे हमने अच्छे से समझ लिया है। तो अब क्या लिखेंगे, p बराबर 3, और यहाँ पे आपको m लिख लेना है, ठीक है। इतना तो आप कर ही लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखना भूल गया था कि जहाँ p और q एक सह अभाज्य पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, तो यहाँ पे हम उसको नोट कर लेते हैं। तो आपको ब्रैकेट में इतना बात लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, और आपको इसे समीकरण 1 बनाना था, ठीक है। तो इसे आप लोग समीकरण 1 बनाएंगे, और इसी समीकरण के सहायता से हम लोग आगे वो जो p बराबर 3m हमने माना है उसे हम लोग आगे बढ़ा के सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर बराबर 3 है, ठीक है, 3q स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे p के बराबर में है 3m, ठीक है। तो जब p के बराबर में 3m है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इस समीकरण 1 को, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, और आपको समीकरण 1 लिख लेना है। पी स्क्वायर बराबर
3Q²। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समीकरण 1 है, आगे बढ़ेंगे। और देखिए बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीख पा रहे होंगे, हम आशा करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिए P के बराबर क्या है 3m, तो हम लोग यहाँ पे P के स्थान पे लेंगे 3m। देखिए P 3m के बराबर है, तो हम लोग P के बराबर में P के जगह पे 3m ले सकते हैं। अब इसमें स्क्वायर लगा है तो हम लोग लगा लेंगे स्क्वायर, राइट। P के स्थान पे 3m हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके स्थान पे कोई और एक आदमी है, तो आपके स्थान पे हम उसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे P के स्थान पे 3m है, यानी P जो है 3m के बराबर है, यानी उसका क्वालिटी, उसका हर चीज़ जो है, मतलब इसका क्वालिटी और इसका क्वालिटी बराबर है। तो अगर ये ना हो तो हम लोग इससे काम चला सकते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है P है, तो हमने क्या किया कि P को हटा के इसके स्थान पे हमने 3m को रख दिया। अब यहाँ पे P में स्क्वायर लगा था तो हमने लगा लिया यहाँ पे स्क्वायर, और बराबर क्या है 3Q²। तो हम लोग लिखेंगे 3Q², राइट। आगे बढ़ते हैं, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, और m का करेंगे तो m² बराबर यहाँ पे क्या है 3Q²। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से क्या करेंगे कि m को निकालेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ से इस 9 को इसके बट्टे में लेके चले जाएंगे, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे m² बराबर 3Q²। ये तो ज्यों का त्यों था, हमने यहाँ पे उतार दिया बट्टे। देखिए हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए टाइम लगता है। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने वीडियो देखा है तो वीडियो को आप जरूर से लाइक करेंगे। अब ये नीचे चला जाएगा 9, m के साथ गुना में है तो ये आ जाएगा नीचे। अब इसको हम लोग डिवाइड करते तो 3 तिरका हो जाएगा 9, इसीलिए m बराबर Q² बट्टे 3। अब बताइए उस टाइम में P² के बट्टे में 3 था, अब Q² के बट्टे में 3 है। तो हम लोग जिस प्रकार से लाइन ऊपर लिखे थे बिल्कुल वही लिखेंगे, बस P²। अब इसमें तो कुछ समझना है नहीं, हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है। अब इसको क्या लिखना है, Q² 3 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे उस टाइम में क्या था, उस टाइम में था कि P² बट्टे 3, तो हमने लिखा था, तो हम P² बट्टे 3 बराबर था Q², तो हमने लिखा था यहाँ P² 3 से विभाज्य है। तो अब Q² की बारी है, तो यहाँ पे बस P² के स्थान पे Q हो जाएगा और P के स्थान पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। वही चीज़ हम लोग उतार लेते हैं, और ये स्थिति 1 है। तो अब हम लोग जो लिखेंगे उसको बना लेंगे स्थिति 2, और 1 और 2 से हम लोग साफ साफ कह देंगे कि दिया गया। उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा और बच गया है उसे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ Q² 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा, अतः Q का x है, अभाज्य गुणनखंड 3 है। अब यहाँ पे P और Q, इसे आपको बना देना है स्थिति 2। देखिए हम लोग स्थिति 1 व 2 से डायरेक्ट लिख सकते हैं। स्थिति 1 व 2 से √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं और 1-2 लाइन उसमें और ऐड कर लेंगे, फिर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग स्थिति 1 में क्या है और स्थिति 2 में क्या है वो देखते हैं, और हमने P और Q को क्या माना था वो देख लेते हैं। देखिए हमने
P बटे Q को क्या माना था, परिमेय संख्या माना था, राइट। और √3 को हमने माना था परिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या है कि P बटे Q, उसके बाद देखिए P और Q का एक गुणनखंड क्या आया है, 3, दोनों का 3 ही आया है, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना है पहले कि वो हम लोग वहाँ पीछे देखते हैं। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम लोग पीछे देखते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। देखिए हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर P बटे Q। और देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जहाँ P और Q, P कॉमा Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। कहने का ये मतलब P और Q या तो 1 से या फिर P और Q से ही कटेगा, यानी इसका गुणनखंड या तो P होना चाहिए या फिर Q होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। सह अभाज्य पूर्णांक हमने यहाँ पे इसको माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन बदल नहीं सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आंसर तो वही है कि ऐसा नहीं हुआ। P बटे Q का सह अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी सह अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब होता है कि या तो 1 से या फिर स्वयं से, या तो 1 से या फिर स्वयं से। तो बताइए 1 और Q, 1 और P इसका गुणनखंड आया है, तो आंसर है नहीं। तो बोलिए अगर गलत कोई भी चीज़ आता है तो वो हमारे मानने के कारण ही तो गलत आया होगा ना। यानी हमने चीज़ों को गलत मान लिया है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। और इसी वजह से क्या है, देखिए सह अभाज्य पूर्णांक कहने का मतलब होता है 1 और खुद को। तो 1 और P को छोड़कर अगर वो किसी और संख्या से कट गया तो वो हमने गलत मान लिया है। अगर हमने परिमेय संख्या गलत मान लिया है तो संख्या क्या हो सकता है, एक तो परिमेय होता है, दूसरा अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या हमने खुद से गलत मान लिया, तो जब गलत मान लिया तो आने वाला संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अब हम लोग इसी स्थिति के हिसाब से लिखेंगे। स्थिति 1 व 2 से हमने जो माना है वो गलत साबित होता है, अतः गलत साबित हुआ ना। P 1 और Q के अलावा वो 3 से भी कट रहा है, राइट। इसका सह अभाज्य गुणनखंड 3 आ गया। 3 आ गया तो हमने जो माना वो गलत साबित हो रहा है। तो लिखेंगे स्थिति 1 और 2 से हमने जो माना है वो गलत साबित हुआ, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। स्थिति 1 व 2 से हमने जो माना है वो गलत साबित होता है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने परिमेय संख्या माना, वो गलत साबित हो गया, तो फाइनली वो एक अपरिमेय संख्या ही है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने √3 को सॉल्व किया। देखिए जिस प्रकार √3 वाला सिद्ध होता है बिल्कुल वैसा ही √5 होगा, वैसा ही √7 होगा। देखिए अब हम लोग आगे वाले वीडियो में 2 प्लस √3 इस टाइप के सॉल्व करेंगे, फिर एक वीडियो में 2 माइनस 2√3, फिर किसी वीडियो में हम लोग इसी तरह से एक एक करके चीज़ों को सीख लेंगे। ये 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और उसमें से कोई भी टाइप आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। सब बहुत नॉर्मल होता है, सभी चीज़ें में हम लोग बिल्कुल वही चीज़ करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा ना तो वीडियो को जरूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल के साथ अभी जुड़ जाए, ताकि आप एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी तरह से गणित की तैयारी कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।